हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि हम जीके वाला और कंप्यूटर वाला पोर्शन साथ साथ कर रहे हैं। कंप्यूटर वाले पोर्शन हमने C++ का पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसका आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, इसके 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 58 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, कंसीडर एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन फॉर 2 नंबर्स। द ऑपरेशन विल जनरेट अ सम इफ द ऑपरेंड आर स्ट्रिंग। अगर ऑपरेंड क्या है, स्ट्रिंग होगा, एंड द सेम ऑपरेशन वुड प्रोड्यूस अ थर्ड स्ट्रिंग, और सेम ही अगर थर्ड स्ट्रिंग को भी प्रोड्यूस कर रहा होगा बाय कॉन्केटिनेशन के द्वारा। दिस फीचर इज कॉल्ड, इस फीचर को क्या कहेंगे। ठीक है, जोड़ के एक ऑपरेशन पर विचार करें, 2 नंबर के लिए ऑपरेशन एक योग उत्पन्न करेगा यदि ऑपरेशन स्ट्रिंग है और वही ऑपरेशन जो है वो कॉन्केटिनेशन द्वारा तीसरी स्ट्रिंग का उत्पादन करेगा, तो इस विशेषता को क्या कहा जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखना इस चीज को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और अच्छे समझ लीजिए आप डिस्क्रिप्शन में। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ होता है एक से अधिक रूप लेने की क्षमता। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, एक से अधिक रूप लेने की क्षमता। ये विभिन्न ऑब्जेक्ट को एक ही मैसेज का अलग अलग तरीके से जवाब देने की अनुमति देता है। ठीक है, ये क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये विभिन्न ऑब्जेक्ट को, अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक तरह का मैसेज देने का तरीका है। जैसे कि यहाँ पर यह विभिन्न ऑब्जेक्ट को एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से ये जवाब देने की अनुमति देता है। यह एक मैसेज या डेटा को मोर देन 1 फॉर्म में प्रोसेस करने की क्षमता भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ C++ प्रोग्राम्स कंटेन अ फंक्शन विद द हेडर इनटू फंक्शन डबल, जिसमें कि डबल लिया गया है, D को डिफाइन किया गया है, और 4 में C को विद ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर could be used within the same प्रोग्राम। तो सेम प्रोग्राम में इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक C++ प्रोग्राम में हेडर जो कि इंट है फंक्शन है, जिसमें डबल और हमने करेक्टर यूज किया है के साथ एक फंक्शन होता है, और निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हेडर एक ही प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा हो सकता है कि प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाने वाला, इंट फंक्शन। ठीक है, इंट फंक्शन के द्वारा हम दोनों को यूज कर सकते हैं। या और समझ लीजिए आप, C++ प्रोग्राम में हेडर इंट, ठीक है, हेडर जो इंट फंक्शन है, डबल और कैर यहाँ पे लिया गया है, के साथ फंक्शन होता है इंट फंक्शन। इंट डी, इंटीजर डी और कैरेक्टर C फंक्शन हेडर एक ही प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू describe the situation when a derived class provides a function already provided into the base class। ठीक है, कह रहे हैं कि what is the term use, कौन सी टर्म का इस्तेमाल होगा, क्या टर्म यूज होगी डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए एक ऐसी सिचुएशन को when the derived class provide, जब एक derived class प्रोवाइड कराएगी एक फंक्शन को, already provides into the बेस क्लास, जो कि पहले से बेस क्लास में मौजूद है, तो उसके लिए क्या होगा, ओवरराइडिंग हो जाएगी। ऐसा होने पे क्या होगा, ओवरराइडिंग हो जाएगी। यदि हम ड्राइव्ड क्लास में एक क्लास को इनहेरिट करते हैं, ठीक है, अगर हम ड्राइव्ड क्लास में एक क्लास को इनहेरिट करते हैं और ड्राइव्ड क्लास के अंदर फिर से बेस क्लास के किसी एक फंक्शन के लिए एक डेफिनेशन प्रदान करते हैं, तो इस फंक्शन को ओवरराइडिंग कहा जाता है, और इस मैकेनिज्म को फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि इन C++ के अंदर वी कैन यूज द सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट फंक्शन। C++ के अंदर हम सेम फंक्शन नेम को क्रिएट करते हैं दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टास्क, जो कि अलग अलग टास्क को, अलग अलग वैरायटी ऑफ टास्क को ये बताता है। दिस इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के काम को परफॉर्म करने के लिए हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाएगा। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग ये कहलाता है। विभिन्न प्रकार के टास्क को करने के लिए एक ही नाम के फंक्शन के लिए डिफरेंट पैरामीटर का उपयोग करना फंक्शन ओवरराइडिंग के रूप में जाना जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है द फीचर दैट अलाउ यू टू यूज अ सेम फंक्शन। ये फीचर जो है सेम फंक्शन को यूज करने की परमिशन देता है फॉर सेपरेट फंक्शन, एक सेपरेट फंक्शन के लिए दैट हैव डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट, जिसमें कि अलग अलग आर्गुमेंट लिस्ट होगी, वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो ओवरलोडिंग कहलाएगा। ठीक है, वह विशेषता जो कि आपको अलग अलग तर्क सूचियों वाले अलग अलग फंक्शन के लिए समान फंक्शन नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है, उसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफिक इन इनहेरिटेंस। कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट, क्या डिफरेंस होगा बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एक्सेस, प्रोटेक्टेड एक्सेस और प्राइवेट एक्सेस के अंदर स्पेसिफिक इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आपका इनहेरिटेंस है, इसमें इसका क्या यूज है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर इज इनहेरिटेबल एंड आल्सो एक्सेसिबल इन ड्राइव्ड क्लास। जो आपके प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो इनहेरिटेबल है, उन्हें इनहेरिट किया जा सकता है, एंड आल्सो एक्सेसिबल, और ये एक्सेसिबल होंगे किसमें, ड्राइव्ड क्लास के अंदर। ठीक है, इनहेरिटेंस में प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफिक स्पेसिफायर्स के बीच में अंतर है। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड मेंबर इनहेरिट होते हैं, जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं और ड्राइव्ड क्लास में भी एक्सेस किए जा सकते हैं, जबकि प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द डॉट ऑपरेटर कैन कनेक्ट्स द फॉलोइंग टू एंटिटीज रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो डॉट ऑपरेटर होगा कनेक्ट करेगा दो एंटिटीज को, जो रीड करेगा रीडिंग के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट में, तो इसका क्या होगा, ये एक अ क्लास ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास, एक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और एक क्लास होगी। ठीक है, थोड़ा सा लाइट है, आप समझ लीजिए। तो ये एक क्लास हो सकती है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और एक क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 डैश इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, डैश का ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप दैट डिफाइंस द वेरिएबल एंड मेथड कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट फॉर ऑल सर्टेन काइंड। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कह रहे हैं कि एक ब्लूप्रिंट या फिर ब्लूप्रिंट या फिर कोई प्रोटोटाइप जो कि डिफाइन करेगा वेरिएबल एंड मेथड्स कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए, और सर्टेन काइंड, किस तरह से, तो ये आपको किसमें करेगा, ये क्लास में होगा। ठीक है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट होती है क्योंकि जो एक निश्चित प्रकार के सभी ऑब्जेक्ट के लिए समान और मेथड को परिभाषित करती है। किसी क्लास में आप किसी क्लास के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं मेथड और फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेंबर आर नॉट एक्सेस्ड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स। ठीक है,
विच ऑफ दीज, इनमें से कौन से फॉलोइंग मेंबर्स जो हैं आर नॉट एक्सेस, जो एक्सेस नहीं हो सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के द्वारा। तो कौन एक्सेस नहीं हो सकते हैं? ये आपका प्रोटेक्टेड जो है और प्राइवेट, ठीक है, ये आपका एक्सेस नहीं हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों ही एक्सेस नहीं हो सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट है, और थोड़ा समझ लीजिए कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को एक्सेस किए जाने के कारण हम डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स का उपयोग करके उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कंपाइलर कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर दे आर कॉल्ड, जब एक कंपाइलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है बिटवीन, जो कि दो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के बीच, जब दो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं उनके बीच कंपाइलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे एम्बिगुअस कहा जाता है, अस्पष्ट, कि ये स्पष्ट नहीं है, ठीक है, इसे एम्बिगुअस कहा जाता है। जब कंपाइलर दो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के बीच अंतर नहीं कर पाता है तो उसे एम्बिगुअस कहा जाता है, ठीक है, इस नाम को आप याद रखेंगे कि ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कंपाइलर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच में आर करेक्ट, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमार्क, इनमें से कौन सा ऐसा रिमार्क है अबाउट जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच में, कौन सा सही है? तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपका ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। तो ए में क्या बता रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्गुमेंट, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आर्गुमेंट ले सकता है, ठीक है, बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर है वो आर्गुमेंट नहीं लेता है। और दूसरा है कि दूसरे में बताया गया है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, जो कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोडेड हो सकता है, बट डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, लेकिन डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोडेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कैन नॉट डिफाइंड, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन ना करें, ठीक है, व्हेन हाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विल बी क्रिएटेड, तो किस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्लास में क्रिएट होगा, ठीक है, तो किस तरह से होगा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली, कंपाइलर जो है अपने आप ही क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, प्रोवाइड इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू बिल्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेगा। यदि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर परिभाषित नहीं है, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने डिफाइन नहीं किया है, तो क्लास में जो कंपाइलर है, कंपाइलर को स्वचालित रूप से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रदान करता है, तो कंपाइलर क्या करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में आपसे पूछा गया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए क्या सही है, ठीक है। तो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज टू और मोर देन पेरेंट्स क्लास, जब एक चाइल्ड क्लास के पास एक, दो या दो से ज्यादा पेरेंट क्लास होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। यदि एक क्लास को मोर देन वन क्लास को, अगर एक क्लास है आपकी, एक क्लास को मोर देन वन क्लास को इनहेरिट करती है, एक क्लास अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करती है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस ये कहलाता है। इसे केवल दो या थ्री क्लासेस का इनहेरिटेंस में मिलने के साथ रिफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें दो या तीन नहीं बल्कि मोर देन दो से ज्यादा कितनी भी क्लास हो सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्यूम अ क्लास टेस्ट। आप अज्यूम करिए, कल्पना करिए कि क्लास टेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वोक कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए कौन सा इन्वोक होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट T2 भी हो सकता है और T1, टेस्ट T4 और T1, ये दोनों आपके हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में और समझ लीजिए आप। कॉपी कंस्ट्रक्टर का उपयोग उसी क्लास के किसी अन्य ऑब्जेक्ट का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर को तब कहा जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट का निर्माण उसी क्लास के किसी अन्य ऑब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और अगर आप अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो मैंने आपको RBSC राजस्थान बोर्ड की क्लास 9, 10th, 11th, 12th की बुक्स जो पढ़ाई है मैंने, उसको आप देखिएगा उसके वीडियो, तो उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें डिटेल में, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इफ़ यू ओमिट एनी कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट। अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट को ओमिट कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, व्हेन यू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट यूज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर। तो इसके लिए आप इनिशियलाइज करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो यू मस्ट यूज डिफॉल्ट वैल्यू, तो आपकी जरूरी है कि आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू लें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर ऑल पैरामीटर टू राइट फॉर आर्गूमेंट। आर्गूमेंट के लिए सभी पैरामीटर को क्या करेंगे आप राइट करेंगे, लिखेंगे फॉर आर्गूमेंट के लिए, ठीक है। आर्गूमेंट के लिए सभी पैरामीटर आपको लिखने पड़ेंगे। बाकी ऑप्शन भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, अगर सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे और क्वेश्चन भी कवर नहीं होंगे, इसलिए मैं आपका जो सही ऑप्शन है उसको ही बता रहे हैं। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को आरंभ करते समय किसी कंस्ट्रक्टर तर्क को छोड़ देते हैं तो आपको तर्क के दाईं ओर सभी मापदंडों के लिए एक डिफॉल्ट मानों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के केस में where both base and derived classes are having constructor when an object of derived class is created when, ठीक है। कह रहे हैं कि इन केस अगर इनहेरिटेंस में जहां पर बोथ क्लास, तो derived क्लास और बेस क्लास, ठीक है, बेस और derived क्लास आर हैविंग कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास के पास भी और derived क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर है। When an object of derived class, जब एक ऑब्जेक्ट derived क्लास का इज क्रिएट होता है, when, तब क्या होगा, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। जो कंस्ट्रक्टर होगा बेस क्लास का वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फॉलोइंग बाय द derived क्लास, और derived क्लास को ये फॉलो करेगा। और अच्छे से समझ लीजिए आप कि इनहेरिटेंस के मामले में जहां बेस और derived क्लास दोनों में कंस्ट्रक्टर है, जब derived क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद में derived क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है assume that we have constructor function for both base class and derived class. How consider the declaration in main function base strict p equal to new derived semicolon. In what sequence will the constructor can called, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आपका होगा कि बेस क्लास कंस्ट्रक्टर फॉलोइंग बाय derived क्लास कंस्ट्रक्टर। जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो फॉलो करेगा derived क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और अच्छे से आप समझ लीजिए
कि मान लें कि हमारे पास आधार वर्ग मतलब बेस क्लास है और आपकी एक ड्राइव्ड क्लास है। दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो बेस स्ट्रिक p इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड सेमीकोलन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के आधार पर जो क्लास कंस्ट्रक्टर के बाद जो आपकी ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के क्रम में इसे बुलाया जाता है। तो इसको ये सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद में आपका ड्राइव्ड क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। जो वैलिड, इसमें से कौन सा कह रहे हैं कि वैलिड क्लास डिक्लेरेशन है। हेडर के लिए वैलिड क्लास डिस्क्रिप्शन हेडर है, सही है। जो फॉर ड्राइव्ड क्लास के लिए विद बेस क्लास, जो बेस क्लास है उसके साथ b1 और b2। तो इसमें सही कौन सा है? तो इसमें कौन सा सही आपका हो सकता है? क्लास D आप कैसे लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे आप क्लास बनाएंगे पहले, ठीक है, फिर पब्लिक एक्सेस करने के लिए, उसके बाद में जो आपको क्लासेस दी गई हैं b1 और पब्लिक b2 करके आप इस तरह इसको लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बेस क्लास हैज कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट। बेस क्लास के बाद कंस्ट्रक्टर है, आर्गुमेंट के साथ में है, जिसके पास आर्गुमेंट भी है, देन इट इज डैश फॉर ड्राइव्ड क्लासेस। ठीक है, और कह रहे हैं डैश फॉर ड्राइव्ड क्लास टू हैव कंस्ट्रक्टर, और ड्राइव्ड क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर है, एंड पास द आर्गुमेंट द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, और बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट पास करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मैंडेटरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, जब कभी कोई ड्राइव्ड क्लास होती है, ठीक है, जब कोई ड्राइव्ड क्लास होती है तो बेस क्लास के सभी मेंबर को ड्राइव्ड क्लास द्वारा इनहेरिट किया जा सकता है, लेकिन जो ड्राइव्ड क्लास है ड्राइव्ड क्लास द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अच्छे समझिए आप इसको, जब भी कोई ड्राइव्ड क्लास, जब भी कोई आपकी जो आपकी क्लास है वो ड्राइव होगी, ठीक है, ड्राइव होती है, तो बेस क्लास के सभी मेंबर को ड्राइव्ड क्लास द्वारा इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, बेस क्लास के जितने भी मेंबर उन्हें ड्राइव्ड क्लास द्वारा इनहेरिट कर लिया जाता है, लेकिन ड्राइव्ड क्लास द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट क्लास APE कैन फ्रेंड। मान लेते हैं कि जो APE क्लास है वो क्या है, वो बी फ्रेंड, वो एक फ्रेंड है ऑफ क्लास जो सपेन है, इसके लिए ये इसकी फ्रेंड है। लेट द क्लास ह्यूमन वी आर चाइल्ड क्लास। मान लेते हैं जो ह्यूमन है वो चाइल्ड क्लास है फॉर इस वाली क्लास के लिए, सेपियन क्लास के लिए, एंड लेट मंकी बी द चाइल्ड क्लास ऑफ APE। APE के लिए जो मंकी क्लास है वो चाइल्ड क्लास है। तो इसका क्या होगा, ये किस तरह से होगा? तो इसमें स्पेनियन APE जो है वो आपस में मित्र नहीं है, क्योंकि ये आपस में फ्रेंड नहीं है। स्पेनियन इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ APE। ठीक है, APE जो है वो इंसान का मित्र नहीं है। ठीक है, APE कैन नॉट बी फ्रेंड ऑफ ह्यूमन। मंकी स्पेनियन का मित्र नहीं है, मंकी भी इसका फ्रेंड नहीं है, तो मंकी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ स्पेनियन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बताएंगे, क्योंकि एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट ट्रेट फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। जब एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर रही है मोर देन वन पेरेंट क्लास से, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी। तो इस टाइप का जो इनहेरिटेंस है वो क्या कहलाएगा? तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ क्लास इनहेरिटेंस इन C++। C++ के अंदर क्लास इनहेरिटेंस के दौरान इफ द विजुअलिटी मोड या मोड ऑफ डेरिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड देन बाय डिफॉल्ट विजुअलिटी मोड इज। ठीक है, तो क्या होगा इसका आपका होगा
प्राइवेट हो जाएगा इसका, ठीक है। कह रहे हैं कि जब इनहेरिटेंस के दौरान विजिबिलिटी मोड या मोड ऑफ जो डेरिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, विजिबिलिटी मोड या फिर डेरिवेशन मोड प्रोवाइड नहीं है, मौजूद नहीं है, तो दे आर बाय डिफॉल्ट, विजिबिलिटी मोड क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड फंक्शन इज कॉल्ड द कंप्यूटर took first the mechanism from function name is, ठीक है। कह रहे हैं जब चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंप्यूटर लुक फर्स्ट, कंप्यूटर सबसे पहले देखेगा फॉर मैचिंग फंक्शन नेम इन, क्या देखेगा, क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द फंक्शन नेम, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट में कौन सा फंक्शन नेम इस्तेमाल हो रहा है उसे ये देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अज्यूम, कह रहे हैं अज्यूम करिए कि C++ डेफिनेशन क्लास सर्कल ये क्लास है और कॉलन पब्लिक पॉइंट व्हेन द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से क्या गलत है, तो इसमें आपसे गलती पूछी गई है, इसमें क्या गलती है, ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ क्लास सर्कल, क्लास सर्कल के जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो मेंबर हैं आर इनहेरिट द पब्लिक, वो इनहेरिट होते हैं ऐसे पब्लिक में, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड मेंबर रिस्पेक्टिवली इनटू क्लास पॉइंट, क्लास पॉइंट के अंदर ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है, गलत है। एक ड्राइव्ड क्लास, जो एक ड्राइव्ड क्लास क्लास के सभी नॉन प्राइवेट मेंबर तक पहुंच सकता है, जो ड्राइव्ड क्लास है वो क्लास के सभी नॉन प्राइवेट, प्राइवेट नहीं होने चाहिए, नॉन प्राइवेट के अंदर भी पहुंच सकता है, इनहेरिट के लिए और इनहेरिट इसे कर सकता है। क्लास ड्राइव्ड अंडरस्कोर क्लास कॉलन एक्सेस अंडरस्कोर स्पेसिफिक बेस अंडरस्कोर क्लास, जहां पर कॉलन का उपयोग इनहेरिटेंस को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, कॉलन का उपयोग क्यों करते हैं, इनहेरिटेंस को इंडिकेट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैव ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑफ स्ट्रीम क्लास, यदि हमारे पास ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, देन डिफॉल्ट मोड ऑफ ओपनिंग फाइल, और ओपनिंग फाइल का डिफॉल्ट मोड क्या होगा, तो ओपनिंग फाइल का डिफॉल्ट मोड क्या होगा, iOS डबल कॉलन और आउट, ठीक है, iOS डबल कॉलन और ट्रंक, ये यहाँ पे ओपनिंग मोड होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ क्लास 2, क्लास का जो फॉलोइंग सेगमेंट है जैसे एफ प्रिंटफ है, तो FP कॉमा डबल कोडेड के अंदर कॉपिंग और कॉलन, तो इसके कह रहे हैं कि इसका जो आपका सेगमेंट कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो सेगमेंट कोड है वो होगा इट राइटिंग कॉपिंग इनटू द फाइल पॉइंटिंग बाय FP, ठीक है। यदि FP द्वारा इंगित फाइल में कॉपी लिखा जाता है, अगर कॉपी को लिखते हैं FP के अंदर, तो इसका होगा कोड F प्रिंटफ, कोड F प्रिंटफ के अंदर FP डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉपिंग लिखेंगे, सेगमेंट कंप्यूटर पर FP जो भी आपका FP है द्वारा इंगित फाइल को कॉपी लिखता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसके बाकी के बचे हुए आप बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, इसका C++ का 4th पार्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।